नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीषा चोटिया, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में हिंदी की एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज हम पुनः मोहन राकेश द्वारा रचित आधे अधूरे नाटक की समीक्षा दूसरी कड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे। पश्चिमी सभ्यता और टूटते मूल्यों के बीच पिसते व्यक्तित्व की कहानी है आधे अधूरे। आधुनिक युग में संतरास की पीड़ा और पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण भारत की गौरवमय संस्कृति और नीति मूल्यों की हार को व्यक्ति भूलता जा रहा है। टकराहट और अंधानुकरण की प्रवृत्ति के कारण नैतिकता और जीवन मूल्य टूटकर बिखर गए हैं। मूल्यों के इस बिखराव का चित्रण आधे अधूरे में हुआ है। आज के बच्चे संस्कारियों और मूल्यों से अपरिचित से होते जा रहे हैं। बिन्नी, किन्नी और अशोक इस आधुनिक से अप्रभावित नहीं है। नाम की सावित्री पश्चिमी सभ्यता के परिणाम स्वरूप अलग अलग पुरुषों में पूर्णत्व पाने की कोशिश करती है। पतिव्रता नारी के रूप में अपने कर्तव्य को भूलकर आधुनिक सावित्री बनकर जीती है। उधर महेंद्रनाथ अपने कर्तव्य से दूर भागता है। वह पति और पिता के उत्तरदायित्व को निभाना छोड़कर दोस्तों को अपनी अजीब दास्तान सुनाता रहता है। एक निरंतरता का अभाव चारों ओर दिखाई देता है। खून के रिश्तों में बनावटीपन आ गया है, इसलिए कोई भी किसी के लिए कुछ भी करने को तैयार नहीं है। सावित्री कहती है कि आज से सिर्फ अपनी जिंदगी को देखूंगी, तुम लोग अपनी अपनी जिंदगी खुद देख लेना। ऐसा स्वार्थ आज के प्राय हर व्यक्ति में भरा हुआ है। यह केवल अपने लिए जीना नहीं तो और क्या है। आज के वातावरण में हमारा मन की भावना दूषित सी हो गई है। शायद हमारा खून भी दूषित हो गया है। इसलिए तो हर रिश्ते में कड़वाहट भरा जहर फैला हुआ है, जो अपनों को अपना से दूर ले जा रहा है। माँ का ममतामय स्पर्श और लोरी सुनाने वाली मधुरवाणी कहीं लुप्त सी हो गई है। मध्यम वर्ग की आर्थिक पीड़ा और मानसिक अशांति में जी रही माँ अपने बच्चों को डांट फटकार कर चुप कर देती है। यह आधुनिक सभ्यता की छलना ही तो है। खून के ये रिश्ते टूटते जा रहे हैं। रहीम ने कहा है, रही मन धागा प्रेम का, तोड़ो मत चिटकाए, टूटे तो फिर ना जुड़े, मिले गांठ पर जाए। परंतु आज व्यक्ति अर्थ का दास बनकर प्रेम के संबंध तोड़ता जा रहा है। हर व्यक्ति एक अजीब से अधूरेपन के एहसास से गुजर रहा है। अपने ही परिवार से आदमी भाग कर जाता है, पर उसे फिर वहीं लौट कर आना पड़ता है। महेंद्रनाथ पत्नी के व्यवहार से परेशान होकर भागता है, पर फिर वहीं लौट कर आता है। लौटना उसकी विवशता है। सावित्री महेंद्रनाथ को कहती है, लौट आएंगे रात तक। हर शुक्र शनिचर यही सब होता है यहाँ। अशोक और किन्नी दिन भर यहाँ घूमकर फिरते हैं और लौट आते हैं। हर व्यक्ति परायपन की भावना से अपनों से ही नजरें चुराकर भाग रहा है, पर स्वार्थी दुनिया में उसे कहीं भी अपनापन नहीं मिल रहा। वह जहाँ से जाता है वहीं पुनः लौटकर भी आता है और घर के सदस्यों के बीच फिर भी अपनापन नहीं पाता। ऐसे घर की चाह हर व्यक्ति को रहती है, जहाँ घर में सुकून, चैन, शांति और संतोष हो। पर सीमेंट के पक्के घरों में रोज की किटपिट, तानाकशी, झगड़ा, नफरत की भावना निवास करती जा रही है, तो व्यक्ति का मन कैसे शांत होगा। आदमी जिंदगी भर कार्य से जुटा रहता है ताकि वह अपना घर का घरौंदा बना सके, जिसमें अपनापन हो, स्नेह और शांति का वातावरण हो। पर क्या उसकी जिंदगी भर का यूं जुटे रहना कोई मायने रखता है। घर के विचित्र वातावरण से तंग आकर वहां से भागने का प्रयत्न होगा तो क्या होगा। इस वातावरण के कारण ही तो घर की बड़ी बेटी, जिसे कभी हम घर की इज्जत मानते थे, अपने माँ के आशिक मनोज के साथ भागकर घर से छुटकारा पाती है। पर उस घर का वातावरण उसका पीछा नहीं छोड़ता। उसके वैवाहिक जीवन को भी ये वातावरण दूषित करता है। खुद की पसंद से भी वो खुश न हो सकी, इसमें हम किसका दोष माने। बिन्नी की किस्मत का या फिर उस वातावरण का जो वो अपने साथ इस घर में लेकर आई। एक बार फिर खोजने की कोशिश करें तो देखें कि क्या चीज है जो इस घर में, जिसे लेकर मुझे बार बार हीन किया जाता है। तुम बता सकती हो मम्मा कि क्या चीज है वह और कहाँ है वह। इस घर की खिड़कियों में, दरवाजों में, छत में, दीवारों में, तुम में, डैडी में, किन्नी में, अशोक में, कहाँ छिपी है वह मनुष्य चीज जो कहता है कि इस घर में अपने अंदर लेकर गई हूँ। बताओ मम्मा, क्या है वह चीज,
कहाँ है पर है इस घर में। इस प्रकार घर के तनाव भरे वातावरण से व्यक्ति की मानसिकता भी खोखली हुई जाती है। अशोक को भी वहाँ की कोई खास चीज द्वंद्व में डालती है। घर कैसा भी हो हमें प्रिय होता है, पर उसके बारे में कोई अपशब्द सुनना हम सहन नहीं कर पाते। बच्चे भी इसको नहीं सहते। किन्हीं गलियों में घूमती रहती है क्योंकि अकेला घर उसे काटने को दौड़ता है, पर घर से बाहर जाकर वो अपने घर के बारे में कुछ भी सुनना पसंद नहीं करती। लोग उसके घर को लेकर चर्चाएं करते हैं, विवाद खड़े होते हैं। इसकी जानकारी वह घर वालों को भी देती है। वह कहती है और भी बुरी बुरी बातें करते हैं हमारे घर को लेकर। हर व्यक्ति आज अपने ही बसेरे से दूर होता जा रहा है। मुझे तो लगता है सीमेंट और पत्थरों के घर में रहने वाले लोगों के दिल में कई कभी के पत्थर हो चुके हैं, परंतु प्रेम और स्नेह के बिना घर घर नहीं बनता। घर का निर्माण विश्वास की नींव, प्रेम और ममता से युक्त दीवारें, आत्मीयता की छत और भावना की फर्श पर किया जा सकता है। स्वयं राकेश भी एक ऐसे घर की तलाश में जिंदगी भर जुटे रहे। वे अंत में कहते हैं कि बार बार इच्छा होती है कि यहाँ एक छोटा सा घर बना लो, कुछ वैसा ही जैसा कि मैं कल्पना करता रहता हूँ उसमें रहने लगूं, पर हर कल्पना को मूर्त रूप नहीं मिल पाता। उसको मूर्त रूप देने तक जिंदगी हमें मौत के घाट पर लाकर खड़ा कर देती है और हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती। आधे अधूरे के पात्र किसी भी रिश्ते में पूर्णत्व नहीं पाते। यह रिश्तों का बनावटीपन, मूल्यों के टूटने और आपसी संबंधों की टकराहट की ही तो कहानी है, अपितु आधुनिक युग के अभिशापों की खतरनाक दास्तान है। आधुनिकता के साथ साथ सभ्यता का प्रभाव भारतीय समाज पर तेजी से फैलता जा रहा है। यौन संबंधी वैचारिकता बदलती जा रही है। इसका शिकार बच्चे भी हो रहे हैं। इसीलिए तो नाटक की छोटी लड़की और पड़ोस की सुवर्णा यौन को लेकर बातें करती हैं। इस छोटी सी उम्र में काम भाव के संबंधित रुचि यह हमारी संस्कृति नहीं है। यौन संबंधी इतना आकर्षण पश्चिमी संस्कृति के कारण ही आजकल के बच्चों में पाया जाने लगा है। माता का गैर मर्दों के साथ उठना बैठना कोई भी जवान बेटा सहन नहीं कर सकता, और अशोक तो अपनी खुली आंखों से इसका सामना करता रहा। आधुनिक जीवन में भोग विलास की प्रवृत्ति आदमी को निकम्मा कर देती है। डांट फटकार, लताड़ और व्यंग बाणों से व्यक्ति हताश हो जाता है। उसे आपसी संबंध भी औपचारिक लगने लगते हैं। वह भीड़ में खोकर भी तन्हा और अकेला हो जाता है। मनमुटाव की स्थिति में अपने दिल की भड़ास को भी वह कहीं उगल नहीं पाता। यह आधुनिक महानगरी सभ्यता का ही परिणाम है। आज आदमी में अलगाव की स्थिति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई है। खून के रिश्तों में अजनबीपन और अनस्तित्व का संचार हुआ है। वह रक्त में फैला हुआ जहर पूरे परिवार ही नहीं समुचे समाज को जहरीला बना रहा है। आज का व्यक्ति अपने दुखों और असफलताओं को दूसरे के मत्थे मढ़ रहा है, दोषारोपण कर रहा है। यह बस अपने भाग्य को कोसता रहता है, पर भाग्य को बनाने का कोई उपाय उसे नहीं दिखाई देता। इसीलिए वह स्वयं भी दुखी होता है और औरों को भी दुखी करता है। नायक महेंद्रनाथ की स्थिति से गुजरता है। वह कहता भी है, अपनी जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार मैं स्वयं हूँ। इन सब की जिंदगी चौपट करने का जिम्मेदार भी मैं हूँ। फिर भी इस घर में चिपका हूँ क्योंकि अंदर से मैं आराम तलब हूँ। घर घुस रहा हूँ, मेरी हड्डियों में जंग लगा है। इस प्रकार भाग्य को कोसकर स्वयं को प्रताड़ित करने में भी उसे कौन सी खुशी मिलती है पता नहीं। वह न तो औरों की नजरों में ऊंचा उठ पाता है, न अपनी नजरों में गिर पाता है। वह केवल छला ही जाता है। जो व्यक्ति कर्मशील नहीं होता उसका विकास भी नहीं होता। आज का हमारा युवा वर्ग भी अकर्मण्य अपने विकास में खुद बाधा बन जाता है। अशोक भी ऐसा ही व्यक्ति है। न तो वह अपना भविष्य उज्ज्वल बनाने की कोशिश करता है, न वर्तमान को अपनाता है। यहाँ तक कि अपनी माँ द्वारा दिलवाई गई एयर फ्रिज की नौकरी छोड़कर मटर गश्ती करके दिन भर ऊँघने, तस्वीर काटने और घर की चीजें ले जाकर बेचने में ही अपनी जवानी बर्बाद कर देता है। ऐसी मानसिकता का जिम्मेदार कौन है? हमारा समाज, जो पैदल भी नहीं चलने देता और घोड़े पर भी सवार नहीं होने देता। आज के समाज के प्रति युवकों का यह मौन विद्रोह भी तो हो सकता है। अशोक का बार बार घर से बाहर रहना, बड़ी बेटी का मनोज के साथ एक रात चुपचाप घर से भाग जाना, यह युवा पीढ़ी का आक्रोश ही तो है। जब व्यक्ति कुछ पाने की स्थिति में नहीं रह जाता, बेसहारा हो जाता है, तो बैसाखियों का सहारा ढूंढता है ताकि उसका बोझ
कुछ हल्का हो जाए। पर बेजान बैसाखियाँ कब तक और कहाँ तक आदमी का सहारा बनी रहे। खुशी तो बांट कर पड़ती है, पर गम व्यक्ति को अकेले ही पीना पड़ता है। वह किसी की दर्द भरी कहानी सुनाकर सहानुभूति का पात्र तो बन जाता है, पर उसकी पीड़ा केवल उस अकेले को ही भोगनी होती है। किसी का सहारा न पाकर निराश होना स्वाभाविक है। ऐसे में वह अपने घर को भी बर्बादी की कगार पर ही छोड़ देता है। दुख सहने की कोई सीमा नहीं होती। हमारे समाज में कई ऐसे चेहरे पाए जाते हैं जो औरों के सामने हंसोड़ और ठहाकेबाज बने रहते हैं, पर मन के अंदर पीड़ा का सैलाब पीते रहते हैं। स्वयं राकेश का कुछ ऐसा ही स्वभाव था। जब वे कॉफी हाउस में मित्र मंडली के साथ बैठते हैं तो उनके ठहाके से सारा कॉफी हाउस गूंज उठता है, पर किसे मालूम कि उन ठहाकों के पीछे एक आंतरिक पीड़ा की टीस है जिसे वे छिपाना चाहते हैं। पर दुनिया की महफिल से कब अपनापन मिलता है? जब खून के रिश्तों में यह अंतर आ जाता है तो परायों के अपनेपन की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कोठों पर जाकर पुरुष तन का सुख तो प्राप्त कर सकता है, पर प्यार करने वाला दिल किसी भी कीमत पर नहीं पा सकता। एक परिवार के रहते हुए भी परिवार के लोगों को प्यार स्नेह नहीं मिलता, यह महानगरी सभ्यता का ही तो परिणाम है। यहाँ की सावित्री दुनिया के मेले में अपनत्व पाने के लिए निकल पड़ती है, पर प्यार का सौदा करने वाले सौदागर जिंदा दिल नहीं होते। सावित्री अपने पुराने दोस्तों के साथ अपनी जिंदगी बिताने का एक तरफा फैसला करती है, पर जग मोहन उसे कोई महत्व नहीं देना चाहता ताकि वो फैसला न बन सके। सावित्री को अपने ही साथी से चोट खानी पड़ती है। अपने पति को छोड़कर वही बड़ी डिग्री वाले शिवजीत को अपना मानने लगती है। जुनेजा को किसी कारण अपना हमदर्द समझकर इज्जत देती है। सिंघनिया की चापलूसी करती है, पर किसी से भी उसे सहारा नहीं मिलता। वह मनोज जैसे लड़के को जाल में फंसाने लगी। मुझे तो लगता है जब इस जीवन की नैया तूफानों से घिर कर डूबने लगती है, तब लकड़ी का एक तिनका भी साहिल तक पहुंच जाता है। सावित्री भी इसी आशा के साथ मनोज से जुड़ी थी, पर एन वक्त पर मनोज भी धोखा दे गया और उसकी ही लड़की को वह लेकर भाग गया। दुनिया में ऐसे कई इंसान हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं। उनका अस्तित्व किसी और के सहारे होता है। उनमें निर्णय क्षमता का अभाव होता है। यही अभाव महेंद्र नाथ में भी दिखाई देता है। वह कोई निर्णय नहीं ले पाता। उसकी अपनी कोई नैतिकता या कोई पसंद नहीं। यहाँ तक कि सावित्री से ब्याह करने का निर्णय भी वह अपने मित्र की हामी भरने मात्र से कर देता है। महेंद्र नाथ जुनेजा की बैसाखी के सहारे जीवन यापन करने वाला एक कायर इंसान है। जब व्यक्ति स्वयं को अकेला महसूस करता है तो किसी और के सहारे पूर्ण बनने की कोशिश करता है, पर जहाँ रिश्तों में अंतर आ जाता है वहाँ रिक्तता और बढ़ती है। खामियां गिनाकर ही क्या जिंदगी का रास्ता तय किया जाता है? खामियों के साथ गुणों की भी चर्चा हो तो एक सीमा तक व्यक्ति जुड़ सकता है। महेंद्र नाथ और सावित्री एक दूसरे के प्रति अविश्वास करते हैं। इस प्रकार उनके रिश्ते भी अधूरे ही रह जाते हैं। स्वयं राकेश भी स्थिति से गुजर चुके हैं। आज इतना ही। धन्यवाद।